हमने देखा कि प्रिंट कल्चर आपका चाइना और जापान में कैसे डेवलप करता है। अब हम देखेंगे कि प्रिंट कल्चर, जो मॉडर्न प्रिंट कल्चर है, वो आपके यूरोप में कैसे डेवलप करता है, यूरोप में क्या आता है। यूरोप में बेसिकली जो आपके पहले जो होते थे वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। ऑब्वियसली कहीं पे भी जो पहला टेक्नोलॉजी यूज़ होता था वो था हाथ से लिखा जाता था, सब चीज़ें हैंड रिटन होती थी यूजुअली। तो हम देखते हैं कि यूजुअली एक हैंड रिटन टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, बट लोग उससे उतने खुश नहीं होते कि हैंड रिटन टेक्नोलॉजी, हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो जो यूजुअल डिमांड होती है आपके प्रिंटिंग मटेरियल्स की, धीरे धीरे क्या होती है, आपकी डिमांड बढ़ती है। तो लोग क्या होता है उससे सेटिस्फाई, मतलब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अपने बहुत ड्रॉबैक्स हैं, तो ऑब्वियसली लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो डिमांड जो होती है, जो बुक्स की अबंडेंट डिमांड बढ़ती है धीरे धीरे, वो मेंटेन नहीं कर पाती है। तो एक बार वो मेंटेन नहीं कर पाती है क्योंकि उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक आप देखते हैं, कॉपिंग इज़ एक्सपेंसिव। यदि आप एक बुक लिखा गया उसको कॉपी कर रहे हो हाथ से, तो आप खुद ही जानते हो, इवन आप खुद ही अपने स्कूल्स में जब आप अपने दोस्तों से कोई होमवर्क कॉपी कर रहे हो तो आप खुद जान सकते हो कि उसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो सोचिए कि एक आपको 3-4 पेजेस होमवर्क कॉपी करने में कितना टाइम लगता है। ये पूरे बुक्स कॉपी होते थे, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना लेबर इफेक्ट है, मतलब ये कितना वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, उसको लिखने में, उसको मतलब एक राइटिंग टाइमिंग भी होती है, तो वो कितना वेस्टेज हो रहा है, वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, हम देखते हैं। उसके बाद होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, मतलब उसको हमें बहुत ध्यान से कैरी करना पड़ता है, क्योंकि इफ़ वो कहीं पे कुछ लग गया तो कट जाते हैं, वो मतलब फट जाते हैं आपके प्रिंटेड पेपर्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उसे बहुत ध्यान से कैरी करना पड़ता है। कहीं पे आपको ले जाना है तो उसे बहुत ध्यान से कैरी करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह में, मतलब हर जगह इतना सुविधाएं नहीं होती आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स कैरी करने में या मैन्युस्क्रिप्ट्स ले जाने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक ड्रॉबैक हो जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं उसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। थर्ड पॉइंट हो जाता है सर्कुलेशन लिमिटेड। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट सर्कुलेशन है वो सब जगह सर्कुलेट तो होता नहीं है, कि एक लिमिटेड एरिया है, हर जगह तो वो पहुंच नहीं पाएगा। आज के जैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है कि आप गाड़ी घुमाएं और एक स्कूटी में ले और उसे डिलीवरी कर दो, तो वो ये टेक्नोलॉजी तो उस टाइम पे था ही नहीं। तो सर्कुलेशन क्या होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो जो दूर दूर लोग एक चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, आप एक ही जगह, यदि एक ही बुक है उसे कॉपी कर रहे हो, इतना टाइम लगता है, तो वो स्प्रेड नहीं हो पाते। तो जो इंक्रीजिंग डिमांड, जो आपकी बुक्स के डिमांड धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसको मीट नहीं कर पाती है वो। तो ये बहुत लेबरस हो जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है राइटिंग। तो ये इतने सारे ड्रॉबैक्स जो हैं वो लोगों को एक प्रिंटिंग प्रेस, एक नया इनोवेशन की खोज के लिए तड़पाने लगी। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो इतना हैंड रिटन टेक्नोलॉजी को ईजी कर ले। तो इससे आता है हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में डेवलप कौन करता है, प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग उसका नाम है, जो ही डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली इन यूरोप। तो गुटेनबर्ग का क्या है, गुटेनबर्ग बचपन से ही वो देखा होता है वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, जो वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस यूज करके कैसे प्रेस किया जाता था। उसके बाद ये सोचता है, ही लर्न, ये इसने एक टेक्नोलॉजी का यूसेज नहीं किया, ही इज़ ए मास्टर ऑफ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। और उसके बारे में हम जान रहे हैं कि उसने ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन पॉलिश कैसे करते हैं, उसका आर्ट वो सीखा रहता है। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग ज्वेलरी, मतलब वो एक मास्टर गोल्ड स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज उसको आइडिया होती है कि आपके ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है। उसके बाद ही ऑल्सो हैड लर्न द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज फॉर मेकिंग टिंकेट्स। तो वो भी टेक्नोलॉजी, लीड मोल्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, लीड जैसे आपके पेंसिल में बेसिकली क्या होता है, ग्राफाइट होता है। तो ग्राफाइट और लीड जो होते हैं वो बेसिक आपकी राइटिंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। तो उसका भी वो लीड मोल्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें भी वो एक्सपर्टीज़ होता है, उसमें भी वो उसको जानकारी होती है कि
कैसे यूसेज करना चाहिए, क्या उसका यूज होना चाहिए, तो वो उसके बारे में भी आइडिया होता है। तो आप देख सकते हैं इसके उसको कितने चीज़ों के बारे में नॉलेज है। गुटेनबर्ग को वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस के बारे में वो पहले से जानता है, आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स जानता है, ही वॉज अ मास्टर गोल्ड स्मिथ एट द सेम टाइम। उसको एक्सपर्टीज़ है कि लीड मोल्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि कितनी कितनी प्रकार की चीज़ों में उसको उसका एक्सपर्टीज़ है एंड ही नोज़ हाउ टू डू इट। सो दिस, और ये सब टेक्नोलॉजी जो ये इसको पता होता है, इसको यूज़ करके वो पहला यूरोप में प्रिंटिंग मशीन तैयार करता है, एक मशीन तैयार करता है ताकि जो प्रिंटिंग मटेरियल्स हो और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ना हो, हम उसको कॉपी कर सकें बाय अ मशीन। तो हमारा जो वर्क है वो कितना ईजी बन जाएगा धीरे धीरे। जो काम है, जो प्रिंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स के इतने ड्रॉबैक्स हैं वो हम आराम से हेल्प कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक उसने किया होता है वो बाइबल बेसिकली। और बाइबल जो होता है वो उसने पहले 180 कॉपीज़ बनाई होती है बाइबल की, जिसे उसे लगता है 3 साल। तो आप देख सकते हैं जो पहला आज हम एक मिनट में ज़ेरॉक्स मतलब फ़ोटोस्टैट करते हैं या ज़ेरॉक्स करते हैं, कितना ईजी हमें हम एक सेकंड में एक पेपर ज़ेरॉक्स होके निकल के आ जाता है। तो बट उस टाइम पे जो पहला प्रिंटिंग मशीन बनाया गया था, वो पहला प्रिंटेड बुक बाइबल को कॉपी करने में ही 180 कॉपीज़ बनाई थी उसने, और उसको बस 180 कॉपीज़ को उसको 3 साल लग गए। जो आज मतलब टेक्नोलॉजी कैसे पहले आई थी और आज कितनी डेवलप हो गई है वो भी हम देख सकते हैं कि जब गुटेनबर्ग ने किया था उसको इतने साल लग गए 180 कॉपीज़ बनाने में। आज 180 कॉपीज़ बनाने में हार्डली 1 या 2 दिन लगेंगे लोगों को। तो हम देख सकते हैं कि चेंजेस क्या हो रही है। मतलब आपके पहले रिटन हैंड राइटिंग स्किल से, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से, मतलब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से आपकी प्रिंटिंग प्रेस आती है, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करती है। तो बट ये बात हमें जाननी ज़रूरी है कि ये जो होता है ये आपके हैंड रिटन टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर देता। मतलब इस टाइम एक प्रिंटिंग प्रेस आ गया, डेवलप हो गया, तो हैंड रिटन टेक्नोलॉजी अभी ख़त्म हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। बहुत सारी जगहों में उसके बाद भी हैंड रिटन टेक्नोलॉजी होता है, क्योंकि एक प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने में भी एक जगह में ये डेवलपमेंट हुई है, उसको रीच करने में दूसरे जगहों में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उसमें भी। तो उसने बस एक मशीन बनाई थी तभी, उसके बाद मशीनें बनने में भी टाइम लगती है। तो इसीलिए जो आपके हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से वो बंद नहीं हो गए थे, वो ख़त्म नहीं हो गए थे उस टाइम में, वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखे जाते थे उस टाइम पे। तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्प्लेस नहीं कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस ने, कम्प्लीटली डिस्प्लेस नहीं किया था। देयर वेर बहुत सारे बुक्स थे तभी जो हैंड रिटन लिखे जाते थे। प्रिंटिंग बुक्स तो थे वो रिजेंबल करते थे हैंड रिटन बुक्स में। मतलब जो मेटल वॉक होता था, प्रिंटिंग जो राइटिंग होती थी वो इतनी बहुत सिमिलर होती थी आपकी हैंड रिटन राइटिंग्स जैसे होती थी, जैसे बुक्स होते थे। तो उसका इलस्ट्रेशन जो होता था वो बहुत सिमिलर होती थी, बहुत सेम लगता था। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि बॉर्डर्स इल्यूमिनेटेड बाय हैंड, जो रिटन बुक्स भी आते थे, प्रिंटेड बुक्स भी आते थे, उनमें बॉर्डर्स के लिए स्पेस छोड़ा जाता था। और बॉर्डर्स वहाँ पे अब बॉर्डर्स हाथ से बनाए जाते थे, विथ फॉइलेज हो गया या डिफरेंट पैटर्न्स हो गया। तो उस डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करके आपका बॉर्डर्स बनाए जाते थे। रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन भी होता था, आपके डेकोरेशन के लिए भी स्पेस छोड़ा गया था कि मतलब जो इंसान जैसे आपके पब्लिशर जो भी बुक्स में जैसे डेकोरेट करना चाहता है, कौन से पेंटिंग स्कूल का वो आर्ट यूज़ करना चाहता है डेकोरेट करने के लिए भी वो यूज होता था। तो हम देख सकते हैं कि एक फ्री स्पेस भी छोड़ा गया है कि आप कैसे डिज़ाइन करना चाहें उस हिसाब से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट आती है हमारे प्रिंटिंग प्रेस में, ये बॉर्डर्स में या आपके उसमें, तो ये डेवलपमेंट आती है। एक हैंड रिटन टेक्नोलॉजी से एक प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है यूरोप में बेसिकली।